हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं हूं कुमार अनुराग और आपके सामने मैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द अपकमिंग वैकेंसीज फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस because very soon the Haryana government will publish the vacancies for Haryana Civil Services examination, and this is the right time to start the preparation for this particular examination. आपको ये पता है कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है वो कितने इम्पॉर्टेंट है। दूसरे डिफरेंट एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग हटकर इन एग्जामिनेशंस का अपना पैटर्न होता है और किसी भी स्टूडेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that he has to prepare for the examination very strategically. तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में जितनी भी फैकल्टीज हैं सारी फैकल्टीज हाईली एक्सपीरियंस्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जितनी भी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ हैं वो सारी फैकल्टीज़ आपको इस तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आए, आपको अपने क्वेश्चन आंसर की जो राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आप एग्जामिनेशन जब फेस करें तो एटलीस्ट आप इतने मार्क्स वहाँ कैरी करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी रैंक मिले और उस रैंक से आप प्रॉपरली सेलेक्ट होकर आप अपने हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो आपका जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं ऑब्वियसली आप उसको रियलाइज कर पाए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड। तो पर्टिकुलरली थ्री थिंग्स, 3 Ds आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज 3 Ds आर व्हाट? फर्स्ट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, राइट? If you are disciplined, if you are very conscious about your syllabus, if you are very conscious about your preparation, so obviously you have to be disciplined. आपको disciplined होना पड़ेगा, आपको अपनी डेली रूटीन से हटकर काम करना पड़ेगा, आपकी अपनी डेली रूटीन अभी तक जो चल रहा होगा उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड नहीं होते हैं सो ऑब्वियसली आप इस चीज को भूल जाए कि आप सिलेक्शन ले भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आप सब लोगों को पता है कि किस तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं और आपको अगर ज्यादा एस्पिरेंट्स के बीच compete करना है सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी फोकस्ड। आप अगर फोकस्ड नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आप ये भूल जाएं कि आप सफल हो भी पाएंगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट I told you, discipline, right? Second is what? Second is dedication. Dedication for the preparation. Dedication to clear the examination, right? Dedication अगर है, अगर आपके अंदर ये जज्बा है, भाई देखो पागल होना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया, सोचने के बाद आराम से वो चल रहे हैं और एग्जामिनेशन पास कर लिया, बिल्कुल नहीं। हम पीछे कहानियां सुना करते हैं, है ना, कछुए और खरगोश की कहानी कि भाई खरगोश तेजी से दौड़ा और खरगोश जाकर रास्ते में सो गया और इसलिए कछुआ धीरे धीरे निकल गया आगे और उसने रेस जो थी वो जीत ली। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर भी अगर आप देखोगे तो डेडिकेशन बहुत मायने रख रहा है ना। कछुए का डेडिकेशन था कि उसको रेस जीतनी है, अब उसकी जो एबिलिटी थी वो उसी के अकॉर्डिंग जो था वो चल पाता, उसको ये पता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने डेडिकेशन को बनाए रखा और उस डेडिकेशन से उसने कॉन्टिन्यूटी, उसने कहा रुकना नहीं है भाई, इतने धीमे चल रहे हैं कैसे खरगोश को कंपीट करेंगे, तो रुकना नहीं है, ये डेडिकेशन था उसका और उस डेडिकेशन से उसने रेस को जीता, है ना। अब यहां पर मायने रखता है कि क्या आप कछुए की चाल से चले तो भी, यहां कछुए की चाल का मतलब स्पीड कम रखने से नहीं है। कछुए का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम वहां पर जो डेडिकेशन है उसको समझ पाए। यहां पर भी आपको वही करना है
कि अगर आप हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप यहां पर क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, आपको यह पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए उन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस तरीके से की जानी चाहिए। और इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी डेडिकेटेड रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेट होना ही पड़ेगा। अगर ये डेडिकेशन, ये जज्बा, ये दीवानापन आप में नहीं है, तो ऑब्वियसली भूल जाइए आप कि आप किसी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के बाद उसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेडिकेशन। तो इसको समझ पाना जिसके लिए आसान है, जो इस चीज को समझ पा रहा है, वही इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा। और ये डेडिकेशन सिर्फ आपके तरफ से नहीं है। देखो, मैं अगर कह रहा हूं कि आपकी तरफ से सिर्फ ये डेडिकेशन है कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छी रैंक पाना चाह रहे हैं और इसके लिए आपने कड़ी मेहनत की, ऑब्वियसली इट इज ट्रू कि आपकी तरफ से डेडिकेशन हो, लेकिन ये डेडिकेशन एंश्योर करता है आईसीएस से भी। HICS जो है वो भी इस डेडिकेशन, आपके इस डेडिकेशन में हेल्प करेगा। हमारे यहां जितनी भी फैकल्टीज हैं इंक्लूडिंग मी, मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे यहां की सारी फैकल्टीज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उनको एग्जामिनेशन का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, उनको क्वेश्चन के पैटर्न का एक्सपीरियंस है। वो आपको ये बताएंगे कि सही आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए, और वो अपने डेडिकेशन के साथ आपको टीच करेंगे ताकि आप अपने इस डेडिकेटेड एफर्ट में पूरी तरीके से खुद को लगाकर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें। और इस डेडिकेशन का ये एविडेंस है, मैं तो ये कहूंगा कि ये एविडेंस है कि हम क्योंकि ये जान रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज आने वाली है, तो उससे पहले हम प्रिपेयर हो रहे, हमने वार्म अप शुरू कर दिया। और ये सिर्फ वार्म अप ही नहीं है, अब यहां से क्लासेस, यहां से आपकी रेस शुरू होगी और उस रेस में आपको आगे निकलना है औरों से, जिन्होंने शायद अभी सोचा नहीं होगा या जिनके सामने अभी वैकेंसीज के बारे में कोई बात नहीं की गई होगी। अगर आप आज उठकर, अगर आप आज से ही ये तैयारी शुरू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप उस रेस में उन लोगों से काफी आगे होंगे जो अभी इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके इस एफर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी से एफर्ट लेना शुरू कर रहे हैं। हम अभी से आपको प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए औरों से काफी आगे खुद को तैयार कर पाए और बहुत ज्यादा आप अपने एफर्ट को बूस्ट अप कर पाए, ताकि आप सही रैंक हासिल करें और अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके साथ डिसिप्लिन तो हो ही, डेडिकेशन तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि आपका जो एफर्ट है वो एफर्ट बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी किस तरीके की हो। कई बार क्या होता है कि पर्सन स्टार्ट करता है पढ़ना, ठीक है, बुक की लिस्ट आ गई है पर्सन के पास और इतने सारे नोट्स खरीद लिए हैं, उनको पढ़ना है, सारी बुक्स पढ़ जानी है और ये एक पूरा काम ले लिया। लुक, वंस you have started for the preparation of any kind of examination, so nowadays you have to do a smart work। ठीक है, ये थर्ड थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजों को बोझिल नहीं बनाना है ना। आपको उन चीजों को हमेशा क्या करना है, कुछ इस तरीके से एफर्ट करना है कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रिपेयर करो। और इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ आपको स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है भाई? स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और ये स्मार्ट वर्क कैसे किया जाना है? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या कि आप कम टाइम में किस तरीके से बहुत ज्यादा तैयारी कर सकते हैं,
बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं खुद जितनी चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं। आप किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को बहुत छोटे में तैयार कर सकते हैं ताकि वो आपको याद रह जाए, आप किस तरीके से की पॉइंट्स को याद कर पाए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए अगर आपने चीजों को बोझ बनाना शुरू किया तब तो तैयारी इतनी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा आपके ऊपर कि आप शायद टाइम पर चीजों को रिकॉल नहीं कर पाए, आप टाइम पर चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए। जब आपको क्वेश्चन मिले आपको कंफ्यूजन हो जाए क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस देखकर। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आप स्मार्ट वर्क करें और कम टाइम में चीजों को प्रिपेयर करें, इतने अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद। ठीक है, तो इन 3 चीजों का बेसिकली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक, रह गई बात कि आप मेरे साथ क्या सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस का कौन सा पार्ट मैं आपके लिए यहां पर आपको टीच करूंगा। तो इन सारी चीजों पर भी बात करना जरूरी है। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी मैं आपसे थोड़ा बहुत यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अभी जो सिलेबस चल रहा है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर आने वाला है, उस पेपर में आपको पता है 2 यहां पर पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट है और मेंस का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रीलिम्स के पार्ट की बात करते हैं और इस पार्ट में हमारे पास 2 पेपर हैं। एक तो पेपर 1 है हमारे पास, ये पेपर 1 आपके पास 100 मार्क्स का है और इस 100 मार्क्स में देखिए भाई यहां पर आपसे पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, जीएस का पार्ट आपसे पूछा जाएगा और इस जीएस के पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। एंड दिस जीएस पोर्शन कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, है ना, कई तरह के सब्जेक्ट है। आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं बता रहा हूं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपसे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपसे, राइट। आपसे साइंस और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कवर करना है इस जीएस वाले पोर्शन में। यहां पर जो भी कट ऑफ बनता है, यहां पर जिस भी तरीके के मार्क्स डिसाइड करेगी, है ना, जो एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी है वो जिस तरीके से मार्क्स डिसाइड करेगी उस मार्क्स के बेसिस पर क्या है आपका सिलेक्शन होगा। जो पेपर 2 है, आपको ध्यान रखना है कि पेपर 2 जो है, जिसको कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जिसको कि आप कई जगह सीसैट भी लोग बोल देते हैं, तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है भाई, देखो ये भी है 100 मार्क्स का, इट इज ऑफ 100 marks, right? And in this 100 marks of question paper, you have to be asked about certain arithmetic portion, mathematics का portion होगा, you have to be asked about certain comprehensions from English, you have to be asked about the questions from reasoning section, right? तो इन सारे सेक्शन से यहां पर एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट द मार्क्स you gain from this section will not to be included in the cut off, ये कट ऑफ में इंक्लूड नहीं होंगे। ये सारे के सारे मार्क्स क्या होंगे, यहां पर आप चाहे कितने भी मार्क्स ले आओ, एक्चुअली ये जो पेपर है वो है आपके क्वालिफाइंग नेचर का। ये पेपर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और यहां पर इवन यू हैव टू गेन ओनली 33%। इतने मार्क्स अगर आप यहां पर गेन कर लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ के अंदर है या नहीं, आप प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि प्रीलिम्स में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। रह गई बात मेंस की, तो मेंस जो है वो टोटल आपका 600 मार्क्स का है। टोटल 600 मार्क्स आपको यहां पर
600 मार्क्स में से गेन करना है, जो भी है। और इसमें पेपर्स हम जरा डिफाइन करते हैं। देखिए, एक तो पेपर आपके पास जो है, ठीक है, ये पेपर 200 मार्क्स का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शनल। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स में से जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करें वो आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने चॉइस का, ठीक है। ये हिस्ट्री का हो सकता है सब्जेक्ट, ये ज्योग्राफी का हो सकता है, ये बायोलॉजी का हो सकता है, ये जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू बी ऑफर्ड, और उस ऑफर्ड सब्जेक्ट में से आपको एक ऑप्शनल चूज करना है जो कि 200 नंबर का होगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास एक पेपर, ये पेपर 1 अगर है यहां पर, पेपर 2, पेपर 3 है ना, तो आपके पास पेपर होंगे जो कि जीएस के होंगे, ठीक है। जीएस के पेपर होंगे, ये 100 मार्क्स के पेपर होंगे आपके पास, ठीक है। ये भी जीएस होगा, जीएस 1 मैं लिख देता हूं, एंड इट इज जीएस 2, राइट। सो 2 जीएस पेपर्स, 2 जनरल स्टडीज पेपर। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, एक जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी है ना, हरियाणा के लिए हिंदी है, और दूसरी इंग्लिश है, ठीक है। तो लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। और इस तरीके से देखो, पहले हुआ क्या करता था, या आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो लैंग्वेज के पेपर है उनके मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, वो मार्क्स ऐड नहीं किए जाते। लेकिन यहां पर हम कहें कि हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्या है कि ये मार्क्स ऐड किए जाते हैं, ये 100 तो 200 मार्क्स ये हो गए, 200 आपका ऑप्शनल और 100 के 2 जीएस के पेपर, टोटल आपका 600 मार्क्स कवर होता है यहां पर। और इस वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, है ना, ये क्या होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो जो हमारा मेंस का है सेक्शन, ये यहां पर क्या होगा, जो भी चीजें हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होंगी। आपको क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे, और यहीं पर आपके आंसर राइटिंग का जो आर्ट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला पाएगा। आंसर कैसे अच्छे लिखे, आंसर कैसे क्रिस्प लिखे, किस तरीके से हम आंसर में कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को प्रेजेंट कर पाए, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्ट है जिस आर्ट को आपको अभी आने वाले समय में खुद के अंदर डेवलप करना है। एंड टू डेवलप सच काइंड ऑफ आर्ट, वी ऑल द फैकल्टीज एट हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप इस आंसर राइटिंग के आर्ट में खुद को मास्टर कर सकते हैं। आप अच्छे आंसर्स लिखकर किस तरीके से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप अच्छे आंसर्स से जो मार्क्स गेन करेंगे, कैसे आपकी रैंक जो है बहुत अच्छी आ सकती है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये जब एक खाका हमारे समझ में आ गया कि हमारे एग्जामिनेशन में किस तरीके से पेपर्स हैं और कितनी मेहनत करनी है आपको, अगर ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि मेहनत कितनी करनी है, तो आपको मैं ये भी इंश्योर कराता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में जितनी भी फैकल्टीज आपको अभी पढ़ाएंगी, चाहे मैं हूं या हमारी दूसरी फैकल्टीज जो दूसरे सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे, हम आपके साथ उतनी ही शिद्दत के साथ लगेंगे जितना मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीटली डेडिकेट होकर तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम भी उसी डेडिकेशन के साथ लगेंगे और उसी डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपेयर कराएंगे। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं उस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे पोर्शंस है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे हम उसमें आंसर राइटिंग करेंगे, किस तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के पैटर्न दिखाई देते हैं और उसमें हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे शुरुआत में आपसे कही कि आपको फोकस्ड होना जरूरी, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट, यू हैव टू बी फोकस्ड अपॉन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू बी फोकस्ड अपॉन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहां पर ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ज्योग्राफी में क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पोर्शंस हमें देखने हैं। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स वाले सिलेबस में
एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बस इतना पार्ट है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो कि नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैं इसी पार्ट को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताता हूं। ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको दो पार्ट बताए गए हैं। एक तो बताया जा रहा है भाई कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखनी है, राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखनी है, और दूसरा इंडिया की ज्योग्राफी देखनी है, इसको हम इंडियन ज्योग्राफी बोलेंगे। राइट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दो सेक्शंस है। इन दो सेक्शंस में अब हम सब सेक्शंस देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या सेक्शंस पढ़ने हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उन चीजों पर हमें फोकस करके सबसे ज्यादा खुद को प्रिपेयर करना होगा। राइट, सो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो, जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल रहे हैं ना, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो आई विल टेल इट एज जनरल ज्योग्राफी। मैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के जगह पर जनरल ज्योग्राफी, और ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं आपको कि जनरली वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात हम करते हैं तो दो चीजों पर फोकस ज्यादा हो जाता है। वो क्या है कि एक तो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स, उनके अंदर जो भी कंट्रीज आ रही हैं, तो आप क्या करो, जो मैप वर्क करते हैं ना, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, कि आपको पता है कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में आप किन किन कॉन्टिनेंट्स में जो उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, या जो उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप क्या क्या जान रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा, विच इज द हाईएस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। राइट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सपोज ए, बी, सी और डी करके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सपोज किया, आपको पता है कि हाईएस्ट माउंटेन जो है भाई वो माउंट एवरेस्ट है। अब ये क्यों हम देखें, कैसे देखें, अगर आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में है, अगर आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट का सही लोकेशन क्या है, तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, है ना। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हालांकि नहीं उस तरह से बनते, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो आप, अगर आपने मैप वर्क किया हुआ अच्छे तरीके से, तो आपको ये पता होगा, ये सारी चीजें आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि मैप वर्क वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा है। एससीएस के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको पता चलेगा कि कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से अलग अलग फीचर्स को लेकर, अलग अलग लोकेलिटी को लेकर, अलग अलग फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमसे ये पूछते हैं कि सर्टेन स्ट्रेट्स जो हैं वो कहां पाए जा रहे हैं और किस तरीके के स्ट्रेट्स हैं, है ना। जल संधियां जिसको बोलते हैं, जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसको स्ट्रेट्स बोलते हैं। तो स्ट्रेट्स डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, जैसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, जैसे आपसे ये पूछ दिया कि स्टेट ऑफ मैसीना कहाँ है, जैसे आपसे ये पूछ दिया कि सिंगापुर और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उसके बीच में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को इंडिया के साथ जोड़ने का काम करता है, उसके लिए ट्रेड रूट का वो काम करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब बनते हैं, तो स्टेट एक ऐसा फिजिकल फीचर है जिसको हमें याद ही करना पड़ेगा, और ये चीज सबसे अच्छी कैसे याद हो सकती है, जब हम मैप वर्क कर लें अच्छे तरीके से, है ना। उसी तरीके से सपोज किया मैंने, जैसे माउंटेन का यहां पर एग्जांपल लिया, अब माउंटेन भी कई तरीके के पूछे, जैसे पूछेंगे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर आपसे पूछा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पर जो है वो कौन सा माउंटेन हाईएस्ट है, या नॉर्थ अमेरिका में कौन सा माउंटेन हाईएस्ट है,
या फिर अफ्रीका में कौन सा माउंटेन, तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? अगर हमने मैप वर्क ढंग से किया है तो सही तरीके से। एक काम हो सकता है कि आप चार्ट ले लो और आप उसका रट्टा लगा लो। दूसरा काम यह हो सकता है कि आपने मैप देखा, मैप में आपको लोकेशन पता और सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं, आपको दूसरी जानकारियां भी हैं, तो इस बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस के आंसर श्योर शॉट कर सकते हो, आप बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैपवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा जिस पर हम यहां पर काम करेंगे, जिस पर आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसको मैं अलग तरीके से ले जा रहा था। इसको मैंने कहा था कि हम यहां पर जनरल ज्योग्राफी की बात करेंगे। जनरल ज्योग्राफी मैंने क्यों बोला? जनरल ज्योग्राफी में आप जितने भी एस्पेक्ट पढ़ेंगे वो सारे एस्पेक्ट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पर लागू होंगे और उस पूरे वर्ल्ड में इन फीचर्स को एक तरीके से आप बेसिक ज्योग्राफी भी बोल सकते हो कि यहां पर जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो हर जगह आपको दिखाई देगी और ये बेसिक चीजें आपको जाननी ही चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जनरल ज्योग्राफी में फिर क्या चीजें देखेंगे, कैसे हम जनरल ज्योग्राफी को डिवाइड करें, आइए मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि जनरल ज्योग्राफी का सेक्शन है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या देखेंगे। चलिए, ये मैंने लिखा जनरल ज्योग्राफी। नाउ अंडर जनरल ज्योग्राफी we can divide the whole part into 3 segments, ठीक है, 3 segments. First segment is called lithosphere, right? हिंदी में आप क्या बोलोगे इसे? स्थल मंडल, right? The second portion is hydrosphere, जल मंडल. The third portion is atmosphere, वायुमंडल, है ना? Once you get acquainted with different parts of geography, so 3 main parts covered under geography. These are the land part, that is called lithosphere, स्थल मंडल की बात करते हैं. The water part where we see the oceans, है ना, तो वो पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल का हिस्सा. And the third part is atmosphere, atmosphere which actually covers or forms an envelope around the earth, ठीक है. सो अर्थ के चारों तरफ जो पूरा का पूरा हिस्सा कवर करेगा, जो एयर का एक एनवेलप आपको दिखाई देता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसको आप वायुमंडल बोलते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. लेकिन अब यहां फिर से जो सब टॉपिक्स आएंगे वो सब टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को हमें कवर करना बहुत जरूरी है. छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं लेकिन आपको वो चीजें पता होनी चाहिए. जैसे लिथोस्फीयर, अर्थ पर जब आप बात करेंगे, एक ग्लोब को आपने देखा होगा, तो ग्लोब पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, you have heard about latitudes and longitudes, है ना, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. हिंदी में आपने पढ़ा होगा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इस तरीके से. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको समझना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या, कैसे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लोब देखा होगा और आपसे फीचर्स दे दिए गए, है ना, आपसे 4 ऑप्शंस दे दिए गए और इन ऑप्शंस में आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू रिगार्डिंग द लैटिट्यूड्स, राइट. आपसे पहला ऑप्शन दिया गया, लैटिट्यूड्स आर द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल एवरीवेयर, है ना. सेकंड दिया गया, द एंगल बिटवीन 2 consecutive latitude differs from the equator towards the poles. थर्ड कहा गया,
latitudes are also called latitudes are also called parallel lines. फोर्थ कहा गया, as the angle of latitude increases टेम्परेचर डिक्रीजेस या टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉरी, है ना. अब चार ऑप्शन दिए गए. तो अगर आपको लैटिट्यूड के फीचर्स नहीं पता है, अगर आपको लैटिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, तो आप आंसर कैसे करेंगे? फाइन. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. कैसे होता है? लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चंस बनते हैं. कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई अ पर्सन who is standing at 0 degree longitude, right, and it is 12 o'clock or 12 p.m. at that longitude. If he calls a person who is staying in India at that moment, what time is showing in the watch of the person who is staying in India? उस person की watch में कितने बज रहे होंगे जो कि इंडिया में है, जिसको वो पर्सन जो कि लंदन में बैठा हुआ या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां पर है वहां पर है, और वो उससे कॉल करता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन लॉन्गिट्यूड के फीचर्स से ही हम टाइम के डिफरेंस का पता कर पाते हैं और कैसे कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, है ना. तो कई सारी चीजें हैं जो इसमें आप डिस्कस करेंगे. ये एक बहुत बड़ा फीचर है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट है जहां से कई बार रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस दिखाई दिए, है ना. इन क्वेश्चंस को आपको समझना होगा. नाउ आफ्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड you have to be focused upon one important chapter that is called the formation of earth, है ना. इससे भी क्वेश्चन आपके HCS में पूछे गए हैं. फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के डिफरेंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए और इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं. डिफरेंट फिनोमेना जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो डार्विन की थ्योरी को लेकर हो, चाहे वो हैरी हेस की थ्योरी को लेकर हो, चाहे वो वेगनर की थ्योरी को लेकर हो. तो डिफरेंट थ्योरीज से, इसमें आपको डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन अगर मैं बताऊं तो यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें से कई रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए हैं, तो उनको आपको देखना चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके अलावा रॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यू हैव हर्ड अबाउट रॉक्स. रॉक्स जो कि मिनरल्स के डिफरेंट कॉम्पोजिशन से बनते हैं, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ऐसा कुछ आपने सुन रखा होगा. तो इन 3 तरीके के रॉक्स के डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. क्वेश्चन, अब यहां पर स्मार्ट वर्क क्या करना है आपको, ये बहुत ज्यादा नहीं याद करने की कोशिश करनी है कि रॉक्स का डेफिनेशन क्या है. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. कई जगह बुक्स में दिया होता है कि फला रॉक के जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके के हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आपको यहां पर यह देखना है कि अगर हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना, कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है, तो इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ रॉक कॉल्ड ग्रेनाइट, if we take a rock called limestone, if we take a rock called marble, है ना. अब ये 3 तरीके के रॉक्स हैं. इन रॉक्स को अगर आप स्टडी करें, जैसे ग्रेनाइट है ना, ये जो भी आप कह सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है. मार्बल है, बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है. लाइमस्टोन है, ये एक ऐसा रॉक है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अगर हम बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में बात करें तो इसका आप लाइमस्टोन का यूज कर लेते हैं, जैसे व्हाइट वॉश वगैरह करने में. ठीक है, राइट. अब देखिए, अगर टाइप ऑफ रॉक की हम बात करेंगे तो ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल के लिए आप कह सकते हो ये अलग अलग टाइप के हैं. हो सकता है ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज किए जा रहे हो, लेकिन टाइप ऑफ रॉक के हिसाब से ये अलग अलग है. अगर हम कहें ग्रेनाइट है तो ये कहेंगे इग्नियस रॉक है. ठीक है, अगर हम कहेंगे लाइमस्टोन है तो ये सेडिमेंट्री रॉक है. अगर हम कहें मार्बल है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स आर हियर, और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रॉक जो है वो किस कैटेगरी में आएगा.
इस तरह की चीजें आपको जाननी है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारना शुरू किया और ये कहा कि भाई हमें हर एक रॉक के डेफिनेशन चाहिए, बट किस तरीके के डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन से हम इन फीचर्स को कैसे याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम उन चीजों को देखेंगे यहां पर, ठीक है। चले भाई, रॉक्स की बात कर ली। रॉक्स के अलावा क्या और चीजें भी हमें देखनी है? जैसे यहां पर हम देख सकते हैं लिथोस्फीयर वाले पार्ट में, ये मिट गया, ठीक है। लिथोस्फीयर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब ये वाला ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, बनते भी हैं, और आपको यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि ये कॉमन क्वेश्चंस आप जरूर आंसर करके आए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फोकस्ड पार्ट है। इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं क्या ये? If we concerned about land parts, first of all we have to see that what happens on the surface of the earth. अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ पर किस तरीके के एक्टिविटीज हो रही हैं और उन एक्टिविटीज का इस अर्थ के सरफेस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कहा कि ये अर्थ पर एक सरफेस हमने बना दिया और अर्थ का ये सरफेस कंसीडर हम कर रहे हैं और इस पर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो एक्टिविटीज किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रही होंगी। ये फोर्स कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं भाई। अगर ये सरफेस है तो एक फोर्स तो ऐसा होगा जो कि इस सरफेस के अंदर से, यानी इस सरफेस के नीचे जो अर्थ का पोर्शन है वहां पर काम करेगा। दैट पोर्शन एंड दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स, है ना। सी द नेम, endogenetic. That means what? Sorry, endogenetic force. Endo means interior, genetic means which is taking birth, जो जन्म ले रहा है वहां पर। तो जो भी फोर्स ऐसा है जो अर्थ के अंदर से जेनरेट हो रहा है, अर्थ के अंदर से जो पैदा हो रही है, हो रहा है फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोजेनेटिक फोर्स। एंड विथ सच काइंड ऑफ फोर्स वेरियस काइंड्स ऑफ फीचर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से कई तरीके के फीचर्स जो है वो पैदा होंगे। अब यहां पर बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोजेनेटिक फोर्स, टू मेजर फोर्सेस आर इंक्लूडेड हियर। Two major forces are included here. First is what? The first part is called volcano. आपने सुना होगा वॉल्केनो का जो जनरेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस जो हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पर, ये क्या है? अर्थ के अंदर से जो लिक्विड मटेरियल है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, ये मैग्मा बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ इरप्ट होता है। किस पर? अर्थ के सरफेस पर। और इसके इरप्शन से अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स जो है वो जनरेट होते हैं। अलग अलग तरीके के फीचर्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में ये एक ऐसा फीचर है, ये एक ऐसा पार्ट है, आप कह सकते हैं, सॉरी लिमिट किया, ये ऐसा पार्ट है जिसको कि आप यहां पर वॉल्केनो, है ना, यहां पर पढ़ते हैं। तो जब हम फोर्सेस पढ़ेंगे, अर्थ पर काम करने वाले फोर्सेस पढ़ेंगे, तो उसमें हमें वॉल्केनो पढ़ना पड़ेगा। एक फीचर ऐसा है जिसको कि आप सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, बट इन द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी इट इज कॉल्ड सीस्मिक एक्टिविटीज, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? सीस्मिक एक्टिविटीज, सीस्मिक गतिविधियां बोलते हैं, या फिर भूकंपीय गतिविधियां बोलते हैं। तो अर्थक्वेक
ये भी एक सडन फोर्स है और इस सडन फोर्स की वजह से भी अर्थ पर या अर्थ के सरफेस पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको अर्थक्वेक के बारे में भी जानना है। अर्थक्वेक किस तरीके से आता है, कौन से ऐसे फोर्सेस है जिनकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक में कौन कौन सी वेव्स काम करती हैं, उन वेव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन वेव्स के क्या इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इस अर्थक्वेक वाले पार्ट से बनते हैं। ठीक, वॉल्केनो का पार्ट आपको बताया जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स आपको सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं। अर्थक्वेक जो सडन फोर्स होने के साथ साथ कई तरीके के चेंजेस सरफेस पर लाता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। यहां से ये नहीं पूछते कि ये किस तरीके का फीचर बनाता है, क्योंकि इसके फीचर्स ऐसे होते हैं, जो अर्थक्वेक के दौरान जो फीचर्स कभी जनरेट हुए तो वो फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली किसी लैंडफॉर्म के फॉर्म में दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस दूसरे बनेंगे, यहां से क्वेश्चंस दूसरे बनेंगे। ये दो तरीके के जो फीचर्स आपको दिखाई दिए, इसको मैंने इंक्लूड किया किसमें, एंडोजेनेटिक फोर्सेस में, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से जनरेट हो रहे हैं। लेकिन एक बार सपोज किया कि अर्थ पर माउंटेन बन गया, या फिर कोई प्लेटू बन गया, है ना, या फिर सपोज किया कि प्लेन रीजन बन गया, तो अर्थ के सरफेस पर ये जितनी इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है, जो भी आपको ऊंचा नीचा धसा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, उठा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इन पर भी कुछ फोर्सेस काम करते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ इनको खत्म करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये माउंटेन था, माउंटेन पहले बहुत ऊंचा था और अब ये मैं थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं इस तरीके से। ये माउंटेन पहले ऐसा था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये क्या हुआ, कटता चला गया, कटता चला गया, और आज इस माउंटेन का ये एक रेमेनेंट जो है वो बचा हुआ है। तो इस पर किसी फोर्स ने काम किया होगा तभी तो ये कट गया। ठीक है, आज ये माउंटेन अगर इस तरीके से प्लेटू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो किसी ना किसी फोर्स ने काम किया होगा। आप सब लोगों को पता है कि आवर अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी अर्थ कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब से लेकर क्या अर्थ के सरफेस पर कोई चेंजेस नहीं आए? बिल्कुल आए। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि कोई खास तरीके का फोर्स अर्थ के सरफेस पर काम कर रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, है ना। इनको क्या बोलते हैं, बहिर्जनित बल बोलते हैं, या फिर आप इनको एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसा मैंने एंडोजेनेटिक में बताया कि एंडो का मतलब इंटीरियर और जेनेटिक का मतलब जो कि जनरेट होता है ना। उसी तरीके से एक्सो का मतलब आउटर और जेनेटिक का मतलब जो जनरेट होता है। तो ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जनरेट होते हैं, है ना, उनको आप एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। और इसके अंडर आप देखें, अर्थ पर सरफेस पर अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि सरफेस पर काम करेंगे और सरफेस के ऊपर जितनी इरेगुलरिटीज है उन इरेगुलरिटीज को प्लेन करने का काम करेंगे। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कैटेगराइज्ड अंडर 5 टाइप्स। इनको आप 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप बात कर सकते हैं रिवर वाटर की, ठीक है, जैसे आप बात कर सकते हैं ग्लेशियर्स की, हिम नदियां, जैसे आप बात कर सकते हैं सी वेव्स की। यू कैन टॉक अबाउट विंड अगेन, है ना, विंड की आप बात कर सकते हो, या फिर आप बात कर सकते हैं यहां पर किसकी, ग्राउंड वाटर की। देखो ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे एजेंट्स हैं आप कहें इनको, जिनको कि हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्रिएट करने वाले एजेंट्स कहते हैं। सच काइंड ऑफ एजेंट्स आर कॉल्ड डिन्यूडेशन एजेंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम, डिन्यूडेशन एजेंट बोलेंगे, क्योंकि ये डिन्यूट करने का काम कर रहे हैं, राइट। और इनकी वजह से क्या होगा कि जो भी इरेगुलरिटीज अर्थ के सरफेस पर दिखाई दे रही हैं, उन इरेगुलरिटीज को ये क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ और अपने फोर्स की हेल्प से ये उसे धीरे धीरे खत्म करने का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं,
आपने कुछ नाम सुन रखे होंगे, उन नामों को यहां पर हम जरा जानने की कोशिश करें कि ये बने कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा हम बात करते हैं वी शेप्ड वैलीज की। अब अगर आपसे पूछ दिया कि वी शेप्ड वैलीज जो है वो कैसे बनती है ना, या फिर एक वैली होती है जिसको हम यू शेप्ड वैली बोलते हैं, या फिर हमसे पूछा गया एक वैली जिसको हम ब्लाइंड वैली बोलते हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स ऑफ वैलीज हैं जो यहां आपको दिखाई दे रही हैं। एक वी शेप वैली हो गया, एक यू शेप वैली हो गया, एक ब्लाइंड वैली हो गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय, और ऑप्शंस में इन 5 में से किसी 4 को दे दिया गया। आपसे पूछा गया यू शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय, एंड इन द ऑप्शंस यू हैव बीन गिवन 4 काइंड्स ऑफ एजेंट अमंग दीज 5। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमें इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो किस एजेंट से बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं, ये अगर पता होगा तो हम फटाफट आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वी शेप वैली कौन बनाता है, यहां पर आंसर आता है कि रिवर्स बनाती है। कैसे बनाती है रिवर्स? तो हमने हमेशा देखा कि जो माउंटेन होता है, उस माउंटेन से जब कोई भी रिवर इस तरीके से निकल कर बहेगी, है ना, तो वो डाउनवर्ड माउंटेन के स्लोप को फॉलो करते हुए बहती है, और अपने फोर्स से, उसका जो भी मास है उसके साथ जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है उससे इस रॉक के बीच कटिंग करती है, और रॉक के बीच जैसे जैसे कटिंग होती चली जाती है ना, वहां पर एक वैली क्रिएट हो जाती है। ये वैली नीचे की ओर क्या होती है, बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, ऊपर की तरफ से थोड़ी वाइड होती है। इट टेक्स अ वी शेप स्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, वी शेप्ड वैली। इसको आप क्या बोल रहे हो, वी शेप्ड वैली बोल रहे हो। उसी तरीके से यू शेप वैली किससे बनती है? अगर ये हमसे पूछ लिया गया, सो द आंसर इज डिफरेंट हियर। यहां पर आंसर क्या होगा, ग्लेशियर, हिम नदियों से, क्योंकि रिवर के साथ क्या है, वाटर है। बट जब ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ग्लेशियर्स आर मूविंग रिवर ऑफ आइस, है ना। ये आइस की रिवर है जो कि एक सर्टेन मास के साथ तो बह रही है, लेकिन उसने सर्टेन एरिया भी कवर किया है। वाटर की तरह वो कहीं भी घुसकर नहीं निकल सकता, है ना। जब आइस को निकलना है तो वो हमेशा एक चौड़ाई को लेकर निकलेगा, और जब चौड़ाई के साथ निकलेगा तो जहां ये वाटर बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में वैली फॉर्म कर रहा था, वहीं पर अब आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से बहुत चौड़ाई के साथ कोई वैली बनेगी, और उस वैली को आप क्या बोल सकते हो, वो यू शेप में आएगी, है ना। वो वी शेप में ना आकर वो यू शेप में आएगा, और इसलिए ग्लेशियर से बनने वाली जो वैली है उसको यू शेप वैली बोल दिया। उसी तरीके से आपसे ब्लाइंड वैली पूछ दिया, यहां आंसर फिर डिफरेंट हो गया। ब्लाइंड वैली किससे बनेगी, ग्राउंड वाटर से बनेगी। देखो नाम के साथ क्या है, ब्लाइंड लगा हुआ है। ब्लाइंड का मतलब कहने का की कोशिश ये की जा रही है कि ये वैली ऐसी है जो कि दिखाई नहीं देती, ये वैली अंदर ही अंदर बन जाती है। और ये वैली कब दिखाई देती है, जब उस वैली के ऊपर की जो रूफ है वो रूफ किसी तरीके से कोलैप्स कर जाए। तो व्हेन the roof get collapsed, after that you can say this kind of valley can be observed from the surface। ये ऊपर आपको तभी दिखाई देगी, and that is how a blind valley is formed by ground water। तो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी तरीके के एजेंट्स हैं, whether we talk about river water or glaciers or sea waves or winds or ground water, इन सबसे, सबके इफेक्ट से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो एचसीएस के पेपर में आता है, आपको एकदम इनकी पूरी लिस्टिंग याद होनी चाहिए ताकि आप फटाफट आंसर कर सके। अभी मैं पीछे कई सारे एग्जाम्स देख रहा था, हालांकि ये क्वेश्चंस वहां पर भी बहुत कॉमनली इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी पीछे यूपीएससी ने एक एग्जाम लिया और उसमें एक क्वेश्चन आया कि कार्स्ट लैंडफॉर्म क्या होते हैं, है ना। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो आपके एचसीएस में भी मुझे कई बार ये क्वेश्चन दिखाई दिए कि कार्स्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। सॉरी, ये मिट गया।
लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं इनको आप क्या बोलते हो, कार्स्ट लैंडफॉर्म बोलते हो। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में हमें जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब मैं क्लास करूंगा, आपको कराऊंगा, तब उस समय हम इसकी बात कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन कार्स्ट लैंडफॉर्म जब भी नाम आता है तो हमें ग्राउंड वाटर याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्राउंड वाटर। इसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स जो बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये पूछा गया था कि कौन सा कास्ट लैंडफॉर्म सबसे बड़े साइज का होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको टाइप, अब अगर आपको वेराइटीज नहीं पता हो तो कभी भी आप इस चीज को मेंशन नहीं कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अगर आपको सारे लैंडफॉर्म्स की जानकारी है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं ये जानकारी है, उनके साइज है ना, ऑर्डर में किस तरीके से आते हैं ये जानकारी है, तो ऑब्वियसली आप सही आंसर कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये फीचर्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको इन फीचर्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो लिथोस्फीयर वाले पोर्शन की जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अभी मैं आता हूं दूसरे पोर्शन पर, क्योंकि दूसरा पोर्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर वाले पार्ट में तो इन सारी चीजों की जो है बात हमने की। चलिए, अब हम जरा आते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल में आप सब लोगों को पता है कि अर्थ का 71% पार्ट जो है वो ओशंस से ढका हुआ है, और इसमें 5 ओशंस की बात हम करते हैं। कौन कौन से ओशंस हैं ये शायद आपको रटा होगा पहले से भी, लेकिन अगर नहीं याद है आपको तो मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा। कई बार स्टूडेंट्स सामने मिलते हैं और जब उनसे नंबर ऑफ ओशंस पूछे जाते हैं तो वो 4 ओशंस की बात करते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को 5वां ओशन ध्यान नहीं होता। मैं 5वें ओशन की बात करता हूँ, 5वें ओशन कई लोगों ने बताया भी तो वो उल्टा बता देते हैं। ठीक, मैं जैसे नाम लेता हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसिफिक ओशन है, आप सब लोगों को पता है, लार्जेस्ट ओशन वर्ल्ड में, है ना। पैसिफिक के बाद अटलांटिक सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड इंडियन, फोर्थ आर्कटिक। ये नाम तो सबको याद है, लेकिन जैसे ही फिफ्थ की बात आती है, या तो कुछ कहते हैं कि फिफ्थ है ही नहीं, या कुछ लोग ऐसा भी कह जाते हैं कि फिफ्थ नाम लिया तो अंटार्कटिका ओशन बता देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैप देखेंगे कभी भी तो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई देगा सदर्न ओशन। ठीक है, कौन कौन से ओशन? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। 5 तरीके के ओशन है। जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका को चारों तरफ से कवर करने वाला जो ओशन है वो कौन सा है? आपका सदर्न ओशन है। ठीक है, तो इन 5 तरीके के ओशंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कॉमन है, पांचों के लिए कॉमन है, और इनको आपको यहां पर हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में पढ़ना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपको एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो यहां पर हाइड्रोस्फीयर से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस होकर देखना होगा और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोस्फीयर के कौन कौन से फीचर्स हैं उनकी बात कर देता हूं, और उसके बाद आपको यह बताता हूं कि आपको इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको देखना होगा। देखिए, रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन यानी महासागरीय नितल के उच्चावच, इसको हम नाम देते हैं हिंदी में रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चैप्टर अंडर हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के अंडर जो है ये, ओके, हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है ये चैप्टर सबसे पहला होता है। इसमें क्या हम देखते हैं कि ओशन के अंदर जिस तरीके से हम अर्थ के सरफेस पर देखते हैं माउंटेन बना हुआ है, अर्थ के सरफेस पर देखते हैं प्लेटू बना हुआ है, अर्थ के सरफेस पर देखते हैं वैली बनी हुई है, उसी तरीके से ओशन के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स दिखाई देते हैं। रिलीफ शब्द जहां भी आता है, ये वर्ड जहां भी आता है, रिलीफ व्हाट, इरेगुलरिटीज, है ना। किस तरीके से जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अलग अलग इरेगुलर फॉर्म्स में फीचर्स के साथ दिखाई दे रहा है। तो रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ्स के बारे में पढ़ना होता है, बट ये चैप्टर ऐसा है जहां पर हमारे एग्जामिनेशन में
कोई फ्रूटफुल क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आएंगे तो जो दूसरा पार्ट है वो है सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशंस। देखो ये वो पार्ट है जो कि बहुत ही टेक्निकल है। सैलिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जो आप यूपीएससी के एग्जाम में देखेंगे, बट एचसीएस के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पार्ट से आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है टाइड्स का। ज्वार-भाटा आपने सुन रखा होगा। ये वो पोर्शन है जहां से एचसीएस में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां से जो टेक्निकल चीजें हैं उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इनके टाइप्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया ना। टाइप्स ऑफ टाइड्स जो है बहुत कॉमन पार्ट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइड्स को लेकर आपको एक बार बात करनी पड़ेगी। ये वो फोकस्ड पार्ट है जो आपको हाइड्रोस्फीयर में देखना ही देखना है। और जो चौथा पोर्शन है, जो चौथा चैप्टर है इस हाइड्रोस्फीयर का, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्या है? वो है ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं, है ना। ओशन करेंट्स देखो वो पार्ट है जिससे आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अलग अलग तरीके के ओशन करेंट्स हमें पढ़ने हैं, चाहे वो हम इक्वेटोरियल करेंट्स की बात करें, वेदर वी टॉक अबाउट द ओशन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स इन अटलांटिक ओशन और कोल्ड ओशन करेंट्स इन अटलांटिक ओशन। ये टाइप पहले तो मोटे तौर पर दो डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग नाम की बात करते हैं। जैसे कई जगह पूछ दिया कि बताओ भाई, इन विच ओशन वी कैन फाउंड क्यूरोशिवो करंट, है ना, क्यूरोशिवो करंट, ये पूछ दिया आपसे कि कहां पर मिलेगा। एक बहुत कॉमन है जो हरियाणा वाले एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड हम्बोल्ट करंट, है ना। कहां पर बहती है ये करंट, किस कोस्ट के सारे ये दिखाई देती है। या फिर आपसे कई बार पूछ दिया ओयाशिवो करंट जो है ये कहां बह रही है ना। तो इस तरीके के करंट्स जो है इनको नाम देकर आपसे पूछ देते हैं। मैं क्वेश्चन अगर कुछ याद कर पा रहा हूं तो करंट्स को लेकर कई बार क्वेश्चन जो है ना वो मैच मेकिंग क्वेश्चंस आ गए हैं। मैच मेकिंग में जैसे एक तरफ आपके पास नंबर 1 2 3 4 करके, है ना, 1 2 3, सपोज मैंने चौथा करंट जो है वो यहां पर लिख दिया अलास्का करंट, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया गया कि ये करंट्स कहां पर, किस कोस्टल रीजन में या किस कंट्री के नियर बाई जो है वो फ्लो कर रही है। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा कॉलम है इसमें 4 डिफरेंट कंट्रीज या कोस्ट के नाम जो है वो दे दिए गए, और आपसे ये पूछा गया कि आप बताओ मैच कैसे करोगे ना, ए बी सी डी इस तरीके से कैसे आप मैच करोगे। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते। तो इस हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में आपको क्या करना है, टाइड्स और ओशन करेंट्स वाले जो चैप्टर्स है इन पर थोड़ा फोकस्ड होकर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर आप ये तैयार करके जाते तो आपके क्वेश्चंस ऑब्वियसली सही होंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। हाइड्रोस्फीयर छोटा पार्ट है और उसमें भी मैंने आपको छाट कर ये बता दिया कि हाइड्रोस्फीयर से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब आते हैं जरा थर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो एटमॉस्फेयर इज जस्ट एन एनवेलप ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एनवेलप किस चीज का है? एयर का एनवेलप है, ठीक है। तो इस एयर में क्या क्या चीजें हैं, आपको कॉम्पोजिशन उसका देखना होगा। तो फर्स्ट चैप्टर ही जो बनता है वो बनता है यहां पर एटमॉस्फेयर में, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको यहां पर यह बताऊं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नेचुरली आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, बहुत सारी चीजें कई लोगों को याद भी होती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हम डिटेल्स में इसको देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कॉम्पोजिशन में अगर मैं आपको बताऊं तो एटमॉस्फेयर में जब हम बात करते हैं एयर की, तो एयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको जो गैसेस कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है सिर्फ वही एयर को बना रहे हैं। एयर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो गैसेस है,
जो कि सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है एयर का, लेकिन इसके साथ साथ आप यहां पर डस्ट पार्टिकल्स की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आप वाटर वेपर की भी बात करेंगे। तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? ये तीन चीजें मिलकर बना रही हैं एयर को। अब इसमें आपको डिफरेंट इंपैक्ट्स देखने हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स का प्रेजेंस जो है वो किस किस तरीके के फिनोमेनन क्रिएट करने में हेल्प करता है, वाटर वेपर का प्रेजेंस किस किस तरीके के फिनोमेनन क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से भी यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आपने सुन रखा होगा कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट व्हाई द कलर ऑफ सन इज सीन रेड, है ना? तो रेड क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे जो प्रेजेंस है वो किसका है? डस्ट पार्टिकल का है, और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, उसके कारण ये सन का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के समय। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह की कई चीजें यहां पर आएंगी। कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया, गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर को पूरे डिटेल के साथ देखना होगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए और आपके एग्जामिनेशन में ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंटली एम्फसाइज किया जाता है। दूसरा, स्ट्रक्चर को लेकर जब हम बात करेंगे तो हमेशा हमें ये पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम कई लेयर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना? ये लेयर्स हम नीचे से काउंट करें तो जो फर्स्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, जो सेकंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर, जो थर्ड लेयर होता है मेसोस्फियर, जो फोर्थ लेयर होता है वो होता है आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर, और जो फिफ्थ लेयर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिफ्थ लेयर को हम कहते हैं कि फोर्थ लेयर से ऊपर, है ना, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट में ये कॉम्पोजिशन मिलेगा। खासतौर से जो गैसेज हैं सिर्फ वही वहां पर मिलेंगी जिसको हम एक्सोस्फियर बोलते हैं। तो इन पांचों लेयर्स में एक्सोस्फियर को अगर छोड़ भी दें तो एटलीस्ट ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर भी बोलेंगे। इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको यहां देखने को मिलते हैं, उन सारी चीजों पर यहां पर डिस्कस करना हमें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा एटमॉस्फेयर का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें वो हम डिटेलिंग के साथ देखेंगे, ये फोकस्ड एरिया होगा इसमें। सेकंड चीज जो है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के जीएस में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का जो हीट बजट है इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। हालांकि बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस तो नहीं यहां से दिखाई देते, लेकिन इस फिनोमेना का चूंकि बहुत बड़ा रोल है इसलिए ऑब्वियसली यहां पर हमें थोड़ा सा एम्फेसिस देना पड़ेगा। थर्ड थिंग, जो थर्ड पार्ट, जो थर्ड चैप्टर आपको एटमॉस्फेयर का पढ़ना है, ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा और वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। वो क्या है? वो है क्लाइमेट वाला पार्ट। और क्लाइमेट वाले पार्ट में जब बात करेंगे तो कई सारी चीजें हैं, जैसे हम यहां पर बात करेंगे एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर बेल्ट्स की, विंड किस तरीके से चल रही है उसकी, और टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना? ये चार ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। यहां पर अगर हम बेसिक चीजें समझ जाएंगे तो हमें आसानी होगी इंडिया के क्लाइमेट को भी समझने में। और जो मैं पढ़ाता हूं, मेरा जो तरीका है उसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम यहां पर क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो साथ के साथ मैं इंडियन क्लाइमेट यानी मॉनसून के क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, ताकि लगे हाथ आपको चीजें जो है वहीं पर क्लियर हो जाए, आपको सारी चीजें, सारा पिक्चर जो है वो वहीं पर दिखाई दे कि किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस आने की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काम कर रहा होता है। तो क्लाइमेट वाले पार्ट में कई सारी चीजें हैं। इसी क्लाइमेट वाले पार्ट में एक और पोर्शन जो आएगा वो आता है ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन का। टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को हमें यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब छोटी सी बात एक और कर लेते हैं। ठीक है, वो छोटी सी बात यह है कि इस जनरल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, इन पोर्शंस के अलावा, है ना, जनरल ज्योग्राफी के पोर्शन में इन सारे पोर्शंस के अलावा हमें जो ज्योग्राफी का दूसरा पोर्शन है जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंडियन ज्योग्राफी,
तो जो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है इसमें हमें क्या क्या देखने की जरूरत है ना। देखो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन ऐसा है जहां से अगर हम एचसीएस में ज्योग्राफी के कॉम्पोजिशन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो हम मोटे तौर पर एक मानकर चलते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच जो है बनते हैं, है ना। 15 से 20 क्वेश्चन, अगर हम 15 मिनिमम भी लेकर चलेंगे तो 15 में से जो कॉम्पोजिशन बनता है वो लगभग 7+8 का बनता है, यानी 7 क्वेश्चंस जो है वो आपके जनरल ज्योग्राफी से आ जाएंगे और ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन, थोड़ा उससे ज्यादा जो है वो आपके इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन होगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑब्वियस है हाफ से भी ज्यादा चंक अगर कोई पोर्शन कैरी कर रहा है तो उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। इवन अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर एम्फेसिस दिया गया है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इंडिया का है उस फीचर पर ज्यादा एम्फेसिस देना है। वहां पर आपको इंडिया के एग्रीकल्चर की बात, जहां वहां से क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, या इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, तो उन पर आपका एम्फेसिस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए पूरे सिलेबस को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि किस पोर्शन पर हमारा एम्फेसिस ज्यादा होगा। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर से भी पहले थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट में लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करें जरा, इंडिया कहां पर स्थित है ग्लोब पर, उसकी पोजीशन कहां है, हम कैसे इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें है ना, किससे किससे बाउंड्री लग रही है, क्योंकि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जो पूछे जाते हैं। सो लोकेशन ऑफ इंडिया, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर कवर्ड अंडर इंडियन ज्योग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया को किस तरीके से आप फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर जो है वो डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो इंडिया में माउंटेनस रीजन भी है, इंडिया में प्लेन रीजन भी है, इंडिया में कोस्टल रीजन भी है, इंडिया में डिजर्ट वाला पार्ट भी है। तो अलग अलग फिजिकल डिविजन्स, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये एक बार देखना जरूरी है। सो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दिस इज द सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर्स इन इंडिया, है ना, रिवर्स इन इंडिया। अब रिवर्स को आप चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खासतौर से हम एम्फसाइज करेंगे कि सिर्फ रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज ही नहीं देखनी हमें, बल्कि इसके अलावा देखना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, अलग अलग तरीके के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अगर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो हमें यह भी देखना होगा कि हरियाणा के जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं, जैसे सपोज किया पंजाब की बात कर लेंगे, जैसे सपोज किया कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे, तो यहां पर डिफरेंट रिवर्स और उन पर चलाए जाने वाले जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उस पोर्शन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो रिवर्स इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और मैंने बताया कि ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो मैं जनरल ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही कवर करूंगा, लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है। इंडिया की क्लाइमेट जो है हम इसको मॉनसूनल क्लाइमेट बोलते हैं, तो मॉनसून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में होता है, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड अंडर दिस फोर्थ चैप्टर, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, राइट। आफ्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट वन मोर चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स मिल रही है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात हमसे की जाती है। डिफरेंट सॉइल्स कहाँ किस तरीके से मिल रही हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको भी लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सॉइल समझ जाएंगे तो आप एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसको भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सॉइल के अलावा एक पोर्शन और भी है, वो है नेचुरल वेजिटेशन, है ना, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, प्राकृतिक वनस्पतियां, इनके बारे में भी है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट जो हमें पढ़ने होते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमें यहाँ पर एम्फसाइज करके देखना होगा। वेजिटेशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आते हैं 7th चैप्टर की तरफ। तो 7th चैप्टर में हमारे पास अब इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ठीक। 8th चैप्टर जो है मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे,
यहां से जो चैप्टर शुरू होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पीसीएस के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, है ना। मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पर माइनिंग की भी बात करेंगे। मिनरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग, कहाँ पर किस तरीके के मिनरल्स के माइंस है ना, माइनिंग की भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर होगा हमारे पास। एंड द 10th चैप्टर इज सेंसस ऑफ इंडिया। ये वो पोर्शन है जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डेटा रिलेटेड पोर्शन है। यहां पर आपको बहुत सारे डेटा याद करने पड़ेंगे। तो सेंसस ऑफ इंडिया अभी तक देखो जो चल रहा है, अब 2021 आ गया, नया सेंसस शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका डेटा कंप्लीट होते होते जो ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2023। तो अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। इस एग्जामिनेशन के लिए जो डेटा यूज किया जाएगा वो 2011 वाला ही डेटा यूज किया जाएगा। तो इसलिए हमें 2011 का ही डेटा यहाँ पर यूज करना, और उसी से क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स हो गए जो हम इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देखेंगे, है ना। ओवरऑल इंफेसिस किस पर देना है, तो इंफेसिस के लिए मैंने बताया कि यहां से लेकर अगर एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज वाली बात करें तो वो तो है ही है। ट्रांसपोर्टेशन में जनरली हम जो बात करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हालांकि एससीएस में रेयर ही देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेशनल हाईवेज वगैरह जो है वो पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। सेंसस से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए रिवर्स ऑफ इंडिया, ये 5 वो चैप्टर्स होंगे जिन पर एम्फेसिस सबसे ज्यादा होगा। और इसके अलावा लोकेशन ऑफ इंडिया जो शुरुआती चैप्टर है, यहां से भी क्वेश्चंस, क्योंकि इंडिया जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, डिफरेंट स्टेट्स, इनकी बाउंड्री किसकी किससे लग रही है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स किससे एक पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री बना रहे हैं, या कौन सी कंट्री, नेबरिंग कंट्री की बाउंड्री इंडिया के किस डिफरेंट स्टेट से लग रही है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इसलिए आपको लोकेशन ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस देकर देखना होगा। ये वो हमारे चैप्टर्स हैं जिनके लिए मैंने आपको बताया कि हम ज्योग्राफी में इन पर फोकस करके सारे के सारे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। और इस सिलेबस को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें से अगर फैक्ट बेस्ड एक आध क्वेश्चन आपके छूट जाए तो हो सकता है, अदरवाइज हम मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी अगर मैं 15 लेकर चलूं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन तक सही करके आएंगे, क्योंकि इतनी चीजें कवर करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज ऐसी होगी जो आपके एग्जामिनेशन में छूटेगी, ठीक है। सो मैं ये होप करता हूं कि अभी जो क्लासेस हमारी आएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी जानकार हों, जो भी इस तरीके का ड्रीम रखते हो कि हमें हरियाणा के पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें उसमें अच्छी रैंक लेनी है, हमें उसमें सक्सेसफुल बनना है, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हमारे साथ जुड़िए। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का ये मोटो है कि हम हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं जो भी इस तरीके का ड्रीम रखते हैं कि उन्हें हरियाणा पीसीएस में सेलेक्ट होना है, हम उनके लिए उतनी ही शिद्दत के साथ काम करेंगे। जितनी मेहनत वो करने जा रहे हैं, हम भी आपके साथ उतनी मेहनत करेंगे और आपके सिलेक्शन में हम अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।